जो हमने अभी पढ़ा इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल इस तरीके से है, न्यूमेरिकल है अ ट्यूब, a steel rod of 30 mm diameter is enclosed centrally in a hollow copper tube of external diameter 50 mm and internal diameter of 40 mm। उसने क्या बोला, एक आपकी ट्यूब है, एक रॉड है स्टील की, डायमीटर डायग्राम वर्टिकली बना रहा हूँ, वर्टिकल डायमीटर बना डायग्राम बना रहा हूँ। इसका स्टील रॉड का डायमीटर उसने बोला है, जो उसने बोला है मैं आपको डायरेक्टली फिगर में ट्रांसफॉर्म करके बता रहा हूँ, और ये आपको आना चाहिए। ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज में जो क्वेश्चन गिवन है आप उसको न्यूमेरिकल या फिर फिगर में ट्रांसफॉर्म कर पाओ। इसने बोला स्टील रॉड ऑफ 30 mm डायमीटर इज एनक्लोज्ड सेंट्रली। 30 mm का डायमीटर का रॉड है, एनक्लोज्ड मतलब ये जो स्टील रॉड है एनक्लोज्ड है मतलब कॉपर ट्यूब के अंदर है सेंट्रली, whose external diameter is 50 mm and internal diameter is 40 mm। इंटरनल डायमीटर 40 mm है तो बीच में गैप आएगा, इंटरनल डायमीटर 40 mm है तो गैप आ गया, और एक्सटर्नल उसने बोल दिया 50 mm। ये रखे हुए हैं किसी उस पे, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। ये उसने बोला, एक बार मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। A steel rod of 30 mm diameter is enclosed centrally। ये मैंने बीचों बीच बनाया है, ये नहीं कि एक साइड कोने में बना दिया इधर बना दिया, ऐसा नहीं हुआ। सेंट्रली मतलब एकदम बीचों बीच हो गई। सेंट्रली इन हॉलो कॉपर ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm, 50 mm और इंटरनल डायमीटर 40 mm। The composite member is then subjected to a pull of 45 kilonewton। इस पे लोड लग रहा है पुल, उन्होंने ऊपर से क्लोज करके सब पुल लगाया, टोटल पुल मतलब पूरी रॉड पे पुल लग रहा है 45 किलो किलोमीटर। द लेंथ ऑफ ईच ट्यूब मतलब लेंथ दोनों की बराबर दे दी है कितनी, 150 mm। डायमेंशन का ध्यान रखिए। अब पूछ रहा है फाइंड द स्ट्रेस इन रॉड एंड ट्यूब। ये रॉड है, ये ट्यूब है बाहर वाली। अब उसने दे दिया स्टील ई एस, स्टील का मतलब 16 से इसने कॉपर का दे दिया, पावर 5 है। कंफ्यूज मत होना कि सर ने 105 लिख दिया, कई सारे लोगों को मेगा न्यूटन और किलोमीटर में ही दिक्कत थी लास्ट टाइम में। दिक्कत अब नेक्स्ट असाइनमेंट में नहीं आनी चाहिए, पहले में आती है इसीलिए वो दिया गया था, नेक्स्ट असाइनमेंट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या मांग रहा है, स्ट्रेसेस इन ईच रॉड, स्ट्रेस मांग रहा है, स्ट्रेस इन रॉड एंड ट्यूब। दूसरा मांग रहा है लोड कैरिड बाय carried by rod एंड, क्या मांग रहा है वो बेसिकली पी एस मांग रहा है और पी सी मांग रहा है। भाई जैसा आपको बताया था भाई दोनों की लेंथ सेम है, रिजिड के बीच में है, तो दोनों का डिफॉर्मेशन सेम होगा। तो पहले तो पी, पहले की इक्वेशन क्या होगी, लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर शुड बी, पी कितना 45 किलोमीटर। ठीक है, इक्वेशन ये हो गई। दूसरा क्या कहेंगे हम लोग, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को कहते हैं, कंपैटिबिलिटी
इक्वेशन क्या कहती है भाई? डेल्टा एस डेल्टा जी, क्योंकि भाई दोनों की लेंथ बराबर है, रिजिड में है, और जो आ रहा है दोनों पे, ठीक है। डेल्टा डिफॉर्मेशन में स्टील शुड बी इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन कॉपर। क्या रखोगे? ई एस एल दोनों का सेम है, ई एस स्टील का, ए एस स्टील का, सी एल दोनों का सेम है, सी सी एल से एल कट गया। ई एस की वैल्यू रखो, ए एस की वैल्यू रखो, ई सी की वैल्यू रखो, ए सी की वैल्यू रखो। यहाँ से आपका पी एस इक्वल्स टू समथिंग टाइम्स ऑफ पी सी आ जाएगा। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 से जो आपका रिलेशनशिप आएगी उसको पुट कर देना इक्वेशन 1 में, तो आपका पी एस आ जाएगा। सॉल्व करो जल्दी से, पी एस हमें पता नहीं है। ई एस कितना है? 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5। अब एरिया कितना होगा रॉड का? 5/4 स्क्वायर। उसको पीसी हमें पता नहीं है। ईसी कितना? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5। एरिया कितना होगा इसका? मैं कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो लिखने में जो मैं लिख रहा हूँ तो मुझे बता देना कि सर मेरे को ये स्टेप समझ में नहीं आया, मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? या तो आप उसको पूरा कैलकुलेट करो तब करो। ये दोनों साइड सेम है, इसको काट दो। 10⁵ सेम है, इसको भी काट दो। पी एस इक्वल्स टू पी सी कितने टाइम्स आ रहा है ये बताओ? कैलकुलेटर सबका ऑन होना चाहिए। सर इतना है सर 41.77। बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, एक बंदा नहीं करेगा, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग करेंगे। जल्दी करो। देखिए 2.1 इंटू 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये तो करना है हमको। कितना आ रहा है जल्दी बोलो। सर कर रहा हूँ अभी। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? अजय राठी कितना आ रहा है बेटा? अजय राठी कहाँ गए? आयुष भास्कर बेटा आप बताओ, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बेटा सर कैलकुलेटर। 1.909। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? ये जगदीश। यस सर यही आया है। बाकी के लोग भी कैलकुलेटर सर करके 1.909 पीसी। बाकी के लोग भी लेके बैठा हुआ है। अभी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तभी वरना नहीं होगी। प्रॉब्लम आएगी आगे। कैलकुलेटर में ये डालोगे ना उतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन, उसमें गलतियां हो जाती हैं। तभी ये आपको इतना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे एक चीज कर रहा हूँ। तो इक्वेशन लिख देता, बोल देता कर लेना जाके, वो तो हो जानी चाहिए। मुझे मालूम है कि इस कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में डालते में गलतियां होती हैं। अभी आपको आएगा तो अभी पूछोगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब इस इक्वेशन पी एस की वैल्यू इसमें डाल दो, कितना आएगा? 1 पॉइंट पुटिंग, यहाँ पे लिखो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्या आएगा? 1.091 पीसी प्लस पीसी इक्वल्स टू 45। जैसे पीसी की वैल्यू आ जाएगी, पीसी की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिवाइड बाय 2. कितना आ रहा है? समथिंग आएगा 1.47 समथिंग। पी एस की वैल्यू कितनी होगी?
1.09 putting यहाँ पे लिखना है please putting this value in equation 2 सर 15.469 किलो न्यूटन। 09 into 15.47 इसे कैलकुलेट करोगे आएगा आपका 29.52। ये आपका कौन सी पार्ट 2 का वैल्यू आ गया। अब पार्ट 1 का आप निकाल लो कितना उसने पूछा। स्ट्रेस पूछ रहा है सिग्मा स्ट्रेस स्टील में पीएस होगा एएस रखोगे सिग्मा कॉपर पीसी रखोगे। कितना इजी क्वेश्चन है विदाउट यहाँ तक। नो सर कोई डाउट नहीं। और किसी को आयुष बेटा आपका आंसर सही है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं 2-4 लोग ये आंसर दे रहे हैं। क्लियर तो हो रहा है ना। पता है कुछ बंदे होते हैं कि भाई सर पीएस 29.53 आ रहा है। एग्जैक्टली बताइए यार 53 तो थोड़ा राउंड ऑफ में होगा दिक्कत। इतना चलता है इसमें कोई इतने सेकंड डेसिमल प्लेस तक कोई दिक्कत नहीं आती ठीक है। यहाँ तक कोई सी कोई डाउट। अब देखो जो हमने यहाँ पे पढ़ा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन वाला फंडा अब इसी का एप्लीकेशन और जगह आ जाता है। उसका एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का एप्लीकेशन एक जगह और आ जाता है। क्या कहते हैं वो लोग कि भाई क्वेश्चन की करते हैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेना स्ट्रेस को आप लोग। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई टाइम देने की जरूरत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर उसको फिगर में बनाने की। क्वेश्चन पढ़ के फिगर में ट्रांसफॉर्म करना भी आपको आना चाहिए। एक बार आपने पढ़ के उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया तो सॉल्व करना आसान होता है इजी होता है इजीली कर ले जाते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि पहले थ्योरी में उलझे रहते हो कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा। तो a rigid bar is suspended from 2 wires। रिजिड बार कह दिया इसका मतलब उसका खुद तो कोई डिफॉर्मेशन कुछ एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं होगा। is suspended from a 2 wire of equal length। तब इसने बोला ये सीलिंग है। ये एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लाइव एग्जांपल देखेंगे। रिजिड बार है लटका हुआ है किसी जगह से सस्पेंडेड सस्पेंडेड 2 वायर। ये वायर 1 है वायर 2 है। वन वायर इज 1 mm इन डायमीटर मेड ऑफ स्टील। एक किसका बना हुआ है स्टील का बना हुआ है। इसका डायमीटर कितना है 1 mm। अदर वायर इज मेड अप ऑफ ब्रास। किसका बना हुआ है ब्रास का। इसका डायमीटर कितना है 2 mm। A load of 98 Newton is placed 98 न्यूटन का लोड इन्होंने इधर लटका दिया है 98 न्यूटन का। अब उसकी लोकेशन क्या है वो नहीं बताई। उसने बोला a load of 98 न्यूटन is placed on a bar such that bar remain horizontal। ये जो बार है अब हॉरिजॉन्टल ही है उसने ऐसे लटकाया है हॉरिजॉन्टल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्होंने बोल दिया 200 mm। ठीक है। अब बार हॉरिजॉन्टल रखना है तो वो बोल रहे हैं इसकी लोकेशन बताओ। किसी बार 1 के रिस्पेक्ट में बार 2 के रिस्पेक्ट में मतलब वायर 1 के रिस्पेक्ट में वायर 2 के रिस्पेक्ट में लोकेशन बताओ। ये तो पूछ रहा है ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी
जिससे इस स्टील वायर में और ब्रास वायर में डिफॉर्मेशन सेम हो। इस बार को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए इसमें और इसमें डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट हो गया तो टिल्ट कर जाएगा, ये वाला ज्यादा डिफॉर्म कर गया तो ये ऐसे हो जाएगा बार टेढ़ा, ये वाला ज्यादा डिफॉर्म कर गया तो ये इधर टेढ़ा हो जाएगा। इसने बोला कि सीधा रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब क्या है, इस वायर में और इस वायर में डिफॉर्मेशन हमारा सेम रहेगा। उसके लिए वो बोल रहा है कि इस x की वैल्यू मुझे बताओ। ठीक है, उसने ई एस तो दे दिया है कितना 210। आप लोग देख रहे होंगे मैं हर बार ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। देखो फर्स्ट टाइम में मैंने क्या लिखा था इस बारे में, इस वाले में आप देखोगे तो सबसे पहला वाला न्यूमेरिकल जब कराया था उसमें लिखा था कुछ और, इस वाले में लिखा है ऐसा, इस वाले में लिख रहा हूँ ऐसे। तीनों जगह चीजें सेम हैं, बस लिखने का सर तरीका सेम है सर, वो जो पावर्स है ना, पावर्स हटाकर पावर यहाँ चेंज पे हो रही इसको है, शिफ्ट कर दिया कई सर। जगह पावर भी चेंज होगी तो उसकी यूनिट चेंज हो रही होगी। ये चीज, इन चीजों का ध्यान रखना आपको। यूनिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट से आपको खेलना आना चाहिए कि यूनिट वहां पे रखनी चाहिए। ठीक है, और ये कह रहा है ई ब्रास, ई ब्रास जो है वो ई एस का आधा है, तो कितना हो जाएगा 105 उसने ब्रास ई ब्रास का दिया नहीं, उसने बोल दिया है कि ई ब्रास इज हाफ ऑफ स्टील, तो आपने स्टील का दे दिया, उसको आप निकाल लोगे आप। अब आप क्या निकालना है बेटा, अब आपको क्या निकालना है, दोनों का डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए, आप क्या रखोगे, सिग्मा स्टील डेल्टा स्टील शुड बी इक्वल टू डेल्टा ब्रास। आप इससे एक रिलेशन निकालोगे इसमें पी स्टील और पी बार में, पी ब्रास में, और दूसरा रिलेशन आपको पता ही है, क्या पता है, पी स्टील प्लस पी ब्रास इक्वल्स टू पी टोटल। जैसे आपने पहले किया था सेम वही रिपीट करना है, आपसे आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इसको करना प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, दूसरी इक्वेशन ये है, हमने बस इक्वेशन का नाम चेंज कर दिया, पहले इक्वेशन वन इसको दिया था, इक्वेशन टू इसको दे दिया था। आपकी मर्जी, कोई सी इक्वेशन आप पहले बनाओ, कौन सी बाद में बनाओ, इक्वेशन बननी चाहिए दो, ये दो वेरिएबल है। इसको सॉल्व कर लेना, एक पेज छोड़ दे रहा हूँ कि याद रहे कि इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब तक आपने अब तक आपने देखा कि डिफॉर्मेशन आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब तक आपने देखा डिफॉर्मेशन आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। अब जब आप डिजाइन करोगे, कभी कभी डिजाइन में क्या होता है, वो कहता है कि भाई हमको इससे ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि ही इज लिमिटिंग आर डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन को लिमिट कर रहा है कि वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आर डिफॉर्मेशन टू दिस पॉइंट। तो उसके करस्पॉन्डिंग लोड पूछेगा वो। तो बेटा अब तक आपने क्या किया था, दो बार लिए थे, एक बार ये था, दूसरा बार ये था। अब इससे आपको इसको हम लोगों ने, ये रेस्ट कर रहा है, चिपका हुआ है, इससे लोड लग रहा है पी। ठीक है, इसका रिएक्शनरी फोर्स पी लगेगा ही। अभी तक आपने क्या किया था, टोटल डिफॉर्मेशन निकाला था, इसका डिफॉर्मेशन निकाला था, इसका डिफॉर्मेशन निकाला था। सपोज दूसरे, पहले हमने देखा था दोनों सेम मटेरियल के, अब दूसरे मटेरियल के, सपोज स्टील का बार है, ये एल्यूमिनियम का है। ठीक है, अभी तक आपने सेम मान के डिफरेंट डिफरेंट से आपने निकाल लिया था डेल्टा कितना आता है, डेल्टा कितना निकालते, डेल्टा वन वाले में निकाला था, डेल्टा टू वाले में निकाला था आपने, तो दोनों को ऐड कर दिया था। अब बोल रहा है डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इट शुड नॉट
एक्सीड मतलब एक्सीड 0.25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डिफॉर्मेशन होगा कम या फिर एक्सटेंशन होगा, लोड को देख के बताओ। बोलो बेटा, ये 0.25 तो एक mm बार सर फिर से कहना। ये लोड लग रहा है P। अब वो कह रहा है कि इसका डिफॉर्मेशन 0.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे डिफॉर्मेशन एक्सटेंशन में है या कंप्रेशन वाला है, कौन सा वाला है? लोड सर देख। कंप्रेशन ही हो जाएगा ना। कंप्रेशन मतलब शॉर्टनिंग हो रही, छोटा हो रहा है, क्योंकि लोड आपका कंप्रेसिव लोड लगा होगा। तो कह रहा है कि यस सर। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। तो अब आपसे कह रहा है कि लोड की वैल्यू बता दो, पी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, समझे आप लोग? पी की वैल्यू बता दो मेरे को क्या होगी। सर एक सर वो वाला फॉर्मूला था ना, परमिसिबल स्ट्रेस वाला, इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वहां से सर कुछ इसका हो जाएगा। वहीं से ही होगा, वही उसमें से स्ट्रेस फॉर्मूला, निकालना वही पड़ेगा। फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा इक्वल्स टू पी एल होगा ए। अब यहाँ पे दो डिफॉर्मेशन है, आप रखोगे डेल्टा इक्वल्स टू 0.25, पी स्टील एल ओवर ए स्टील, ई स्टील प्लस पी कॉपर एल कॉपर, दोनों का लेंथ अलग अलग होगा है, ये कॉपर पी एस। अब यहाँ पे ये बात अलग है कि दोनों पी एस इक्वल्स टू पी सी हो जाएगा, क्योंकि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो पी एस इक्वल्स टू पी सी आ रहा होगा। दोनों बार सेम सब्जेक्टेड है। अब इसकी लेंथ इसने दे दी है कितनी, 280, 380, इसकी 300 है। दे दिया, एरिया दे दिया है। यहाँ ये डायमीटर में ना होके स्क्वायर शेप में है। इसका जो डायमेंशन देखते हैं 50 × 50 mm, मतलब 50 की लेंथ है, 50 की ब्रेथ है। हाइट दे रखी 300, इसकी दे रखी है 100 mm इंटू 100 mm, मतलब एक डायमेंशन इसकी 100 है, दूसरी 100 है। एरिया क्या होगा 100 × 100, इसका एरिया कितना 50 × 50। अब ई स्टील बता दिया उसने 2.1 × 10⁵ और ई एल्यूमिनियम बता दिया उसने 7 × 10⁴ टन पर एम स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, एरिया पता लग गया, ई पता लग गया, एल आपको पता है, पी सी और पी एल निकालना है। पी दोनों के सेम होगा। अब ये ध्यान रखना है ये किस यूनिट में दे रखा है, 0.25 mm में दे रखा है। तो ये मेक श्योर करना है कि सारी चीजें mm में ही आए। इस इक्वेशन को कर दो वैल्यू 0.25 इक्वल्स टू पी एस इक्वल्स टू पी सी हो गया, एस पर पी डी, एस पर पी डी बॉडी रहेगा ना पी डी। इसमें किसी को डाउट है, पी एस इक्वल्स टू पी सी, पी सी नहीं पी ए कर लो। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, पी एस इक्वल्स टू पी ए कैसे हो गया? नो सर। फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री डायग्राम भाई, जितना इसके पास पी आ रहा है उतने तो ट्रांसफर करेगा नीचे वाले बार के पास, बाकी कहाँ लेके जाएगा? साइमल्टेनियसली आजू बाजू लगे होते, जैसे इसमें लगे थे, इसमें लगे थे पैरेलल में तो होता ना। ये पैरेलल सिस्टम है, सीरीज सिस्टम है, सीरीज में आपका लोड ट्रांसफर होगा थ्रू आउट इट्स, और पैरेलल में दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पर आप आओगे तो पी आपको निकालना है, एल एस आपको पता है 300 mm है, लेंथ ऑफ स्टील बार। ए आप निकाल लोगे, एरिया ऑफ स्टील कितना 2.1 यहाँ पे पी ए और पी एस बराबर है, तो उसको पी से रिप्लेस कर दिया, 380 mm इंटू 100 ये आपका एरिया कहाँ से आया, यहाँ से, इंटू 7 × 10⁴। अब इधर से पी की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू न्यूटन में आएगी, क्यों? क्योंकि आपने ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रखा है,
ये mm² में, mm² से mm² कट गया, ये mm में है तो ये न्यूटन में होना चाहिए। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, ऐसी कैलकुलेशन आप करोगे तो ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी। कर रहे हो बेटा? बाकी के लोग कहाँ हैं? सिद्धार्थ मोहन इस कैलकुलेशन को ये बताओ सर बेटा। कर रहे हैं, कर रहे हैं। सिद्धार्थ मोहन इसको बताओ बेटा कितना आ रहा है इसका। सर एक मिनट करता हूँ। नेहा तुम्हारी, आप भी बताइए बेटा। नेहा, आप तीनों का आंसर मुझे चाहिए। योगांश बेटा क्लास में ही पार्टिसिपेट किया करो करो। योगांश क्लास में पार्टिसिपेट किया करा करो बेटा। ओके सर, सर कर रहा हूँ सर। अभी इंटरेक्टिव क्लास होगी तभी डिस्कशन होगा, तभी रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे। सर मेरे से 224.22461 सर। सही है बेटा, बिल्कुल सही। कौन था ये बेटा? किसने बोला ये आंसर? सर सिद्धार्थ मोहन सर। क्या अब आया नहीं आया? देखो आपको तुम टफ कैलकुलेशन कर ले रहे हो, नहीं कर ले रहे हो? ये आएगा 224 ये सर 618 4618 सर। इसको लिखिए, न्यूटन में आया 224.618 किलोमीटर, ये लिख सकते हो। यस ठीक है, नेक्स्ट। सर मतलब कन्वर्ट करना सर मेन है सर। नहीं, आप इसी में सर लिखो, मतलब ये सर आपके आपके हाथ में, आप किस यूनिट में लिखो। अनलेस आपको उसमें कहा नहीं क्या होगा, रिपोर्ट योर आंसर इन दिस यूनिट। मैंने इसलिए करके बताया क्योंकि आपका कई बार क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस यूनिट में देखे, इस यूनिट में रखा होगा, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर में, तो आप न्यूटन में आंसर कैसे रिपोर्ट करोगे? तो किसी के हाँ पीछे से सर। आवाज आ रही है, बता म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, कन्वर्ट करना नहीं, वो आपके हाथ में, किसी भी यूनिट में रखो आप। ठीक है, थ्योरेटिकल जब तक है तब तक ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जिस यूनिट में रखा है उसमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और यहाँ तक तो आपने मेरे को सर लगता है 224.416 किलो न्यूटन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, 8 मिनट है हमारे पास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थर्मल स्ट्रेसेस का, ये मैंने आपको बताया था। थर्मल सर ये स्ट्रेस, तो टेम्परेचर की वजह से डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन वगैरह होता है। स्ट्रेस डेवलप होगा नहीं होगा वो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, कब होगा कब नहीं होगा। जब उसका डिफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, रिस्ट्रिक्ट मतलब उसका डिफॉर्मेशन हम होने ना दे रहे हो, तो आपका स्ट्रेस जनरेट होगा, या फ्री एक्सपेंशन है तो आपका स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। फ्री एक्सपेंशन का मतलब देखो, ये एक बार है, इधर इधर सपोर्ट है, इधर इसका ओवरहैंग है, इसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्या होगा, फ्रीली एक्सपेंड होकर इधर चला जाएगा। इसमें स्ट्रेस डिफॉर्मेशन डेल्टा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा केस बनता है, इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है, इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, स्ट्रेस होगा। देख रहे हो दोनों में? अब कई बार ऐसा होगा कि सपोर्ट इधर लगा है, सपोर्ट इधर, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप कई बार यहाँ तक ही आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब स्ट्रेस
वो भी डिफॉर्मेशन तो होगा ही होगा, स्ट्रेस होगा नहीं होगा, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ और ये डेल्टा कितना है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है। अगर ये डेल्टा टेम्परेचर वाले डेल्टा को से ज्यादा है तो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंड होकर यहीं तक रह जाएगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। और ये डेल्टा टी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से डिफॉर्मेशन ज्यादा और डेल्टा कम है तो कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा, बाकी रिस्ट्रिक्ट होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा। क्लियर है यहाँ पे? इसमें स्ट्रेस डेवलप सर एक नहीं बार होगा। सर फिर से ये बता दीजिए, ये जो सर आपने लास्ट में थर्ड वाला ना, ये वाला। हाँ ये बता रहा हूँ, देखो बेटा, अब यहाँ पर ये डेल्टा है इन इस बार और सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, और जो थर्मल की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है डेल्टा टी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा है तो स्ट्रेस डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि अब ये पूरी तरह एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है, एक्सपेंड हो गया, डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा है तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। क्या है भाई, जब ये कम है और ये ज्यादा है तो ये एक्सपेंड होकर यहाँ पे आके रुक जाएगा, इसका डिफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेस डेवलप होगा नहीं होगा। ये वाला केस कौन सा बन गया, ये वाला। अब इसमें यहाँ पे मेरा सपोर्ट यहाँ पे लगा होता सपोज, तो इसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि भाई सपोर्ट तक पहुंच ही नहीं रहा मेरा, स्ट्रेन स्ट्रेन रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। स्ट्रेन रिस्ट्रिक्ट होगा, फ्री एक्सपेंशन को रोकेंगे तभी स्ट्रेस डेवलप होता है, वरना नहीं होता है। क्लियर है? यस सर। डेल्टा टी की वैल्यू होती है अल्फा डेल्टा टी एल। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसका थर्मल कोएफिशिएंट होता है। ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर। ठीक है, ये होता है। और जब भी आपका टेम्परेचर, ये क्वेश्चन से ही करते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन कह रहा है a steel rod of 30 mm diameter 5 meter long is connected to two grips। पहले छोटा वाला करो, a rod of 2 meter long at temperature 30 Kelvin, केल्विन में बात कर रहा हूँ। थर्मल एक्सपेंशन वाला फंडा समझ में आ गया? पहले तो बताओ, यस सर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, उससे आप देख लोगे। एग्जांपल लेते हैं, 2 मीटर लॉन्ग रॉड, 2 मीटर की रॉड है और टेम्परेचर जब कास्टिंग टेम्परेचर था 10 केल्विन था। अब क्या हुआ, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ रॉड। फाइंड एक्सपेंशन if temperature raised to, if temperature raised to, ये ध्यान रखना लैंग्वेज का। if temperature raised to, raised by और raised to में डिफरेंस होता है। raised to 10 से 80 ले आए, बाय होता तो चेंज कितने का होता, 80 का, 80 का, चेंज टू 50। if expansion is, if expansion prevented, then find स्ट्रेस। एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया गया तो स्ट्रेस बताओ, पहले फ्री एक्सपेंशन बताओ। इसमें अल्फा की वैल्यू दे दी कितनी, 0.0004012 पर केल्विन, और ई की वैल्यू दे दी इसने 1.5 पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास डेल्टा टी कितना होता है, डेल्टा टी कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा की वैल्यू 0.0000
0 1 into change in temperature 80 minus 10 सर आपने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या लिखा, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा टी आ जाएगा आपके पास। कितना आ रहा है 1 पॉइंट, इसको mm में कर लो 1.68 mm आएगा। ठीक है, अब आपके पास Yes, sir, it is. स्ट्रेस पूछ रहा है, वो स्ट्रेस कितना होता है E इंटू एप्सिलॉन। E कितना है 1.1 1 इंटू 10 टू द पावर 5। स्ट्रेन कितना 1.6 mm ओवर 2000 mm। स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ओवर एल। इसे कैलकुलेट करोगे तो स्ट्रेस आ Yes. जाएगा। ये जब भी आएगा जब आपने इसको एक्सपेंड होने से प्रिवेंट किया हुआ है, वरना नहीं आता। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। 2000 कहाँ से आया, उसकी लेंथ थी 2 मीटर। 1.8 कहाँ से